सोचिए भारत एक बहुत बड़ी ग्रीन एनर्जी क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या हमारा बुनियादी ढांचा यानी हमारा पावर ग्रिड इस अपार ऊर्जा की सुनामी को झेलने के लिए तैयार है? आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम मूडीज और इक्रा की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के आधार पर भारत के इस विशाल रिन्यूएबल एनर्जी सपने और जमीनी हकीकत के बीच के सीधे टकराव को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे डेटा पर आते हैं। अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक भारत के कुल बिजली उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा, जिसमें बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं, 26% से जंप मारकर सीधे 38% तक पहुंच जाएगा। बाकी का 62% पारंपरिक स्रोतों से आएगा। मतलब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक शिफ्ट है। लेकिन यहीं पे कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या होगा जब हमारा ग्रिड इस अचानक आए उछाल को संभाल ही ना पाए? ये उस जमीनी बिना चकाचौंध वाली हकीकत की तरफ इशारा करता है जहां इतनी सारी नई ग्रीन एनर्जी तो बन गई, लेकिन उसे तारों के जरिए सही जगह पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्निकल चुनौती है। सेक्शन 1, द रिन्यूएबल एनर्जी बूम। चलिए इस पूरे योजना के असली स्केल को समझते हैं। 170 गीगावाट, बस इस नंबर को इमेजिन कीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2027 से 2030 के बीच भारत में इतनी नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जोड़े जाने की उम्मीद है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि ग्रीन एनर्जी की रेस जीतने के लिए कितनी आक्रामक तैयारी चल रही है। ये लिटरली पूरे पावर सिस्टम को पलट कर रख देने वाला मास्टर प्लान है। सेक्शन 2, रियलिटी चेक द ग्रिड। यहीं पर हमें असल हकीकत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, बिजली पैदा कर लेना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइनें ही इस भारी बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो पूरी मेहनत बेकार है। इसे टेक्निकल भाषा में ग्रिड कर्टेलमेंट कहते हैं। ये इस एनर्जी सेक्टर का छिपा हुआ विलेन है। आसान शब्दों में, जब ग्रिड की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो बन सकने वाली बिजली को जानबूझकर रोकना पड़ता है। मतलब पर्याप्त तार न होने की वजह से मुफ्त की धूप और हवा की ऊर्जा बस बर्बाद हो जाती है। और ये कोई किताबी बात नहीं है, ये असल में हो रहा है। इक्रा के गिरीश कुमार कदम के इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। राजस्थान जैसे राज्यों में ग्रिड कर्टेलमेंट की समस्या सामने आ रही है, जहां पीक जनरेशन के घंटों में सोलर एसेट्स पर सीधा असर पड़ रहा है। जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी का हिस्सा बढ़ रहा है, हमारे मौजूदा तारों और ग्रिड पर दबाव लिटरली ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच रहा है। तो वो कौन से स्पीड ब्रेकर्स हैं जो इस ग्रीन मोमेंटम को धीमा कर रहे हैं? मूडीज और इक्रा ने साफ चेतावनी दी है कि 170 गीगावाट के इस भारी भरकम टारगेट में देरी हो सकती है। इसके पीछे कुछ लॉजिस्टिकल वजह हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स का समय पर पूरा ना होना, ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार की सुस्त रफ्तार, लगातार बिडिंग एक्टिविटी की कमी और नोडल एजेंसीज द्वारा पीपीए यानी पावर परचेज अग्रीमेंट्स साइन करने में लगने वाला लंबा समय। ये वो हर्डल्स हैं जिन्हें पार करना बेहद क्रूशियल है। सेक्शन 3, द बैटरी स्टोरेज डिलेमा। अब अगर बिजली तुरंत ट्रांसमिट नहीं हो सकती तो उसे स्टोर करना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल, और इसी वजह से मार्केट का पूरा फोकस अब बदल रहा है। इस 80% के आंकड़े को देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2026 में अवार्ड की गई कुल रिन्यूएबल कैपेसिटी का लगभग 80% हिस्सा राउंड द क्लॉक, फर्म या डिस्पैचेबल और सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए था। इसका सीधा सा मतलब है, अब हमें सिर्फ दिन की धूप वाली बिजली नहीं चाहिए, हमें वो बिजली चाहिए जो 24 घंटे सातों दिन काम करे। और यही एंट्री होती है BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की। इसके कुछ शानदार फायदे हैं, जैसे बैटरी की कीमतें तेजी से गिर रही हैं और 22 गीगावाट आवर की स्टोरेज कैपेसिटी अवार्ड भी हो चुकी है। लेकिन इक्रा ने यहां एक रेड फ्लैग भी उठाया है। भारत में इतने बड़े लेवल पर बैटरीज के ऑपरेशन का कोई सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड अभी नहीं है। साथ ही इसके लिए जो भारी भरकम कैपिटल कॉस्ट चाहिए, वो इस पूरे प्लान को काफी रिस्की बना देती है। सेक्शन 4, डिस्कॉम्स एंड डेटा सेंटर्स। अब जरा डिमांड साइड की बात करते हैं, जहां ऊर्जा की भूख लगातार बढ़ती जा रही है। इस चार्ट का डेटा वाकई चौंकाने वाला है। एशिया पैसिफिक रीजन में डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी अगले 5 सालों में 2 गुनी से भी ज्यादा होने वाली है। भारत में AI का अचानक आया बूम और डेटा लोकलाइजेशन की सख्त नीतियां, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां डेटा सेंटर्स भविष्य में पावर के सबसे बड़े कंज्यूमर्स बनने वाले हैं। अब इतनी बिजली खरीदेगा कौन? हमारी स्टेट डिस्कॉम्स। अच्छी खबर यह है कि सरकारी सुधारों और पेमेंट में डिसिप्लिन आने से इन सरकारी बिजली वितरण कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ में काफी सुधार दिख रहा है। वो इस बढ़ती डिमांड को हैंडल करने के लिए अब बेहतर स्थिति में है।
हालांकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत जो रिफॉर्म्स शुरू हुए हैं उन्हें कंटिन्यू रखना इस सेक्टर के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 द जियोपॉलिटिकल वाइल्ड कार्ड, ये इस पूरी पजल का सबसे ट्रिकी और फाइनल पीस है। इसे द क्लीन एनर्जी स्क्वीज कह सकते हैं। एक तरफ डेटा सेंटर्स और तेज इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण डिमांड रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है और दूसरी तरफ हमारी सप्लाई चेन। इकरा की रिपोर्ट एकदम निष्पक्ष तरीके से एक कड़वी सच्चाई बताती है। भारत अपने सोलर और बैटरी पार्ट्स के लिए अभी भी काफी हद तक चीन पर निर्भर है। अगर कभी भी देशों के बीच कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो हमारी क्लीन एनर्जी की ये पूरी सप्लाई चेन बुरी तरह खतरे में पड़ सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन ग्लोबल टेंशन्स ने पूरी दुनिया को एक बात साफ कर दी है, इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड रहना अब सेफ नहीं है। इसीलिए हर देश अपनी खुद की घरेलू एनर्जी, चाहे वो रिन्यूएबल हो या कन्वेंशनल, उसमें बहुत तेजी से इन्वेस्ट कर रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी अब ग्लोबल लेवल पर नंबर 1 प्रायोरिटी बन चुकी है। तो इन सब बातों को समराइज करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। ग्रिड की रुकावटें, डेटा सेंटर्स की आसमान छूती डिमांड और दुनिया भर की ये नाजुक सप्लाई चेन्स, इन सब के इस बेहद नाजुक बैलेंस के बीच ये विशाल ग्रीन एनर्जी महत्वाकांक्षाएं आखिर कैसे सर्वाइव करेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खोजना है, क्योंकि यही हमारे एनर्जी फ्यूचर को तय करेगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।